मेरा नाम मोना है। मेरे 4 बच्चे हैं। बड़ी दोनों बेटियां और एक बेटा बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन जब मेरी छोटी बेटी पैदा हुई तो बहुत ही काली और बदसूरत थी। इससे पहले मेरी दोनों बेटियां थीं, वो बहुत ही सुंदर थीं। गोरी चमकती रंगत थी। तीनों ही बच्चों को देखकर हर कोई उनका दीवाना हो जाता था। उन्हें गोद में उठाने का उनका मन मचल उठता था। लेकिन मेरी सबसे छोटी बेटी को देखकर तो मेरा दिल ही जल गया था। मेरा तो दिल उसे गोद में उठाने या उसे बुलाने को भी नहीं चाहता था। उसकी परवरिश भी मैंने एक नौकरानी से करवाई थी। एक बार जब मेरी छोटी बेटी बहुत छोटी थी तब वो सीढ़ियों से गिर पड़ी थी। उसकी तरफ किसी ने भी ध्यान नहीं दिया था। मेरे सारे बच्चे अपने अपने काम में लगे हुए थे। वो अकेली ही काफी देर तक रोती रही। जब रो रो कर थक गई तो खुद ही उठकर खड़ी हुई और आंसू पोंछती हुई अंदर कमरे में चली गई। मैं ये सारा दृश्य अपनी आंखों से देख रही थी। मेरे दिल में एक बार भी ख्याल नहीं आया कि ये भी तो मेरी ही बच्ची है, इसे भी तो मैंने ही जन्म दिया है, मैं कुछ तो इसका ख्याल करूं। बल्कि मैं तो एक माँ होते हुए भी ऐसे अनजान बनी रही कि जरा भी उसकी तरफ वो ध्यान नहीं देती थी। समय गुजरता गया, मेरे सारे बच्चे जवान हो गए। मेरी दोनों बेटियां इतनी खूबसूरत थीं कि कम उम्र में ही उनके रिश्ते आने शुरू हो गए थे और फिर एक एक करके दोनों की शादियां हो गईं, सिवाय मेरी बदसूरत बेटी के और मेरे एक बेटे के। मेरी दोनों बेटियां अपने अपने घरों में राज कर रही थीं, लेकिन अब मुझे अपनी छोटी बेटी नेहा की फिक्र थी, जो मुझे दिन रात अंदर ही अंदर चिंता दीमक की तरह खा रही थी। कई बार मैंने उसके पापा से बात की कि आप कोशिश करें, अपने जानने वालों में से, यार दोस्तों में से कहीं इसका रिश्ता हो जाए। तो वो मेरी तरफ दया भरी नज़रों से देखते और कहते, बस तुम प्रार्थना करो। मैं उनसे ज़्यादा बहस न करती, क्योंकि मैं जानती थी कि आजकल लोगों की पसंद बहुत हाई फाई हो गई है। उन्हें बस गोरी चिट्टी लड़की ही चाहिए होती है। एक दिन मेरे मोहल्ले की एक औरत हमारे घर आई और कहने लगी कि उसके पास एक बहुत ही अच्छा रिश्ता है। अगर तुम लोग करना चाहो तो मैं उन्हें तुम्हारे घर ले आऊंगी। लेकिन लड़का जो है वो अपाहिज है, लेकिन उसका बाप अच्छा खासा पैसा कमा लेता है। लड़के को पैसा कमाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर तुम कहो तो मैं कल ही उन लोगों को यहाँ बुला लेती हूँ। अब मैं भला क्यों इनकार करती। मैंने उससे रिश्ते कराने वाली से कहा, ठीक है बुला लो। अगले ही दिन वो लोग हमारे घर आ गए। लड़का भी साथ था। वो बहुत ही खूबसूरत और हैंडसम था। बस एक कमी थी कि एक टांग से अपंग था। हमें तो लड़का बहुत ही पसंद आया, लेकिन दिल में वही डर था कि कहीं ये भी रिश्ता और रिश्तों की तरह इनकार करके न चला जाए। लेकिन वही हुआ जिसका डर था। जैसे ही मेरी बेटी उन लोगों के सामने आई तो वो गुस्से से उठ खड़े हुए। लड़का अपनी बैसाखियों के सहारे उठ खड़ा हुआ और बोला, क्या मेरे लिए आप लोगों के पास यही बदसूरत लड़की रह गई थी? हम सब बड़े ही परेशान हुए कि अगर एक अपंग इंसान ने भी ये जुल्म किया है तो बाकी क्या करेंगे। इन्हीं सोचों से मेरा बीपी बढ़ना शुरू हो गया और मैं बीपी की मरीज बनकर रह गई। मेरे पति तो कहते कि अगर शादी नहीं भी होगी तो क्या समस्या है, कुछ लड़कियां तो खुद ही शादी नहीं करती तो क्या उनका कोई फ्यूचर नहीं होता। मैं बस अपने पति को देखती रह जाती। वो अखबार पढ़ने में इतना बिजी हो जाते थे कि मैं उनसे दोबारा बात ही नहीं करती थी। मेरी बदसूरत बेटी नेहा, जिससे मैं बहुत ही नफरत करती थी, वो मेरे पास आई और कहने लगी कि मम्मी मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। मेरी दोनों बेटियों ने बस 10वीं क्लास तक ही पढ़ाई की थी, लेकिन इसने तो बीए भी कर लिया था। लेकिन अब वो फिर से अपने बाप के सामने खड़ी थी कि मुझे आगे पढ़ने की इजाज़त दे दी जाए। लेकिन मैं पूरी तरह से मना कर दिया था, तो वो मायूसी में सर झुकाए अपने कमरे में चली गई। दूसरी तरफ मेरे बेटे रोहन पर अमेरिका जाने का भूत चढ़ा हुआ था। वो किसी भी तरह बस अमेरिका जाना चाहता था। एक दिन अपने पापा से कहने लगा कि मुझे अमेरिका हर हाल में जाना है, यहाँ कुछ भी नहीं है। रोहन अपनी दादी का बेहद लाडला था, इसलिए दादी ने बिना कुछ सोचे समझे उसे 1 ही मिनट में अनुमति दे दी थी। तब मैंने खूब बाबेला मचाया था, लेकिन मेरे शोर मचाने से क्या होता है। उसने जल्दी ही सारी तैयारियां की और फिर मेरा प्यारा बेटा रोहन 1 हफ्ते के अंदर ही अमेरिका चला गया। मैं उसकी जुदाई में बहुत ही बीमार रहने लगी थी। एक दिन मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गई। तब नेहा ने मेरी बहुत ही सेवा की थी, लेकिन मैंने उसे मुंह नहीं लगाया था। कुछ दिनों में मेरी तबीयत कुछ सही हुई तो रिश्ते कराने वाली एक बार फिर से मेरे पीछे पड़ गई, क्योंकि जब से रोहन अमेरिका गया था तो हमारे घर में दौलत की रेल पेल होने लगी थी। उस रिश्ते वाली के सामने मैंने हाथ जोड़ दिए और कहा कि नेहा की शादी कहीं भी करवा दो, मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे दूंगी। वो मुझे तसल्लियां देती हुई चली गई। कुछ ही देर बाद मेरी सास भी अपने कमरे से बाहर निकल आईं और मुझे तसल्लियां देने लगीं। मैंने उनसे कहा कि अम्मा आप ही कोई तरकीब बताएं जिससे कि मैं नेहा से जान छुड़ा सकूं।
मेरी सास ने एकदम मुझसे कहा कि बहू, इतनी नफरत ठीक नहीं होती। मैंने अपनी सास की आंखों में कुछ उदासी देखी तो मैं उनसे पूछने लगी, क्या बात है, आप एकदम से इतनी ज़्यादा उदास क्यों हो जाती हैं? लेकिन वो मेरी बात का जवाब दिए बिना ही आगे की तरफ बढ़ गईं। बस इतना कहा कि मुझे ऐसा लगता है कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है। मेरा दिल बहुत ही जोरों से धड़क उठा था। भला ऐसा भी क्या बुरा होने वाला है? मेरे कई बार पूछने पर भी वो कुछ नहीं बताती थीं। बस खामोशी का चोला पहने कई दिन तक कमरे से बाहर ही नहीं निकलती। मैं अक्सर एक बात नोट करती थी कि मेरी सास जब भी कमरे में जाती तो वो एक संदूक को खोल कर बैठ जाती थीं और फिर दरवाजे की कुंडी लगा लेती। फिर आसपास देखती और संदूक को धीरे धीरे खोलते हुए उसमें से एक बड़ा सा पैकेट निकालती और फिर उसको चूमना शुरू कर देती। मैंने कई बार देखने की कोशिश की और अपने पति से भी पूछा तो वो मुझे टाल देते, कोई और ही बात लेके बैठ जाते। मेरी 2 बड़ी नंदें भी थीं जो कि दूसरे शहरों में रहती थीं। वो काफ़ी दिनों में चक्कर लगाया करती थीं। इस बार जब मेरी सास की हालत कुछ ख़राब थी तो मैंने अपने पति से कहकर अपनी नंदों को अपने यहाँ बुलवा लिया। जिस रात दोनों नंदें मेरे घर आईं, मेरे पति की तबीयत अचानक ही ख़राब हुई। उन्हें हार्ट अटैक आया और फिर वो हमें रोता छोड़कर इस दुनिया से चले गए। ये सब कुछ इस कदर अचानक हुआ कि मैं तो काफ़ी दिनों तक इसी सदमे से बाहर नहीं निकली थी। मरने से ठीक पहले उन्होंने अपनी माँ से कहा था कि मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैंने भी आज तक उसे सुख देने की कोशिश नहीं की। मुझे उनकी इस बात की कुछ समझ नहीं आई थी, आखिर वो किसे सुख देने की बात कर रहे थे। मेरी दोनों नंदें हर वक्त अम्मा के पास ही बैठी रहती। जब मेरी सास की तबीयत ख़राब हुई थी तो मेरी दोनों नंदों ने कहा था कि आपने फिर से एक बार अपने अतीत को गले लगा लिया है, इसीलिए तो आपकी तबीयत इतनी ख़राब हो रही है। मेरी सास ने अपने बेटे की मौत का कुछ ज़्यादा ही असर ले लिया था, लेकिन उनका वो संदूक उनकी ज़िंदगी की बहुत बड़ी पूंजी थी। मैं कभी कभी सोचती और परेशान हो जाती कि आखिर ऐसा क्या राज है जो मुझे नहीं पता है। मेरे पति किसको सुख देने की बात कर रहे थे और मेरी सास का अतीत क्या है? अतीत में ऐसा क्या हुआ था? मैं बहुत सोचती रहती इस बात को लेकर, लेकिन मुझे कोई कुछ भी नहीं बताता था। मेरे पति को मरे काफ़ी समय हो गया था, लेकिन मेरी नंदें अभी मेरे घर पर ही थीं और मैं भी सोच रही थी कि अभी मेरी नंदों की मौजूदगी में ही नेहा के फ़र्ज से आज़ाद हो जाऊं। जिस रिश्ते वाली से मैंने ये बात की हुई थी उसने आज शाम को आने के लिए कहा था। जैसे ही वो घर में आई तो कहने लगी, दीदी ऐसा रिश्ता लाई हूँ कि आप भी दंग रह जाएंगी। मैंने कोई ध्यान ही नहीं दिया, सब कुछ मेरी बड़ी नंदों ने ही तय किया। रिश्ता कराने वाली कहने लगी कि वो लोग कल आएंगे और आपको बताएंगे, और फिर मैंने कुछ अच्छे खाने बना लिए। लड़का बहुत ही हैंडसम और दौलतमंद था। मैंने रिश्ते कराने वाली से कहा कि तुम किसका रिश्ता ले आई हो, तो वो कहने लगी कि दीदी न जाने ये लोग क्यों इतने जिद पर अड़े हुए थे कि हमें आज ही इसी जगह पर लेकर चलो। लड़के की माँ नहीं आई थी क्योंकि वो बीमार रहती है। एक लड़का आया था और उसके साथ उसकी एक बुआ आई थी। जैसे ही मेरी बदसूरत बेटी नेहा उनके सामने गई तो लड़के ने उठकर उसका स्वागत किया और उसे एक ही नज़र में पसंद कर लिया। मैं तो एकदम हैरान रह गई थी। खैर हम लोग भी उनके घर गए। मेरी बेटी की होने वाली सास मेरे सामने आई कुछ देर के लिए, और वो भी पूरी तरह खुद को छुपाकर। कहने लगी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैंने खुद को छुपा कर रखा हुआ है कि कहीं मेरी बीमारी किसी और को न लग जाए। हम लोग बहुत ही हैरान हो रहे थे कि इस कदर अमीर घर में मेरी बेटी जा रही है। लड़के वालों को शादी की बहुत जल्दी थी, इसलिए 1 महीने के अंदर ही मैंने उसकी शादी कर दी। मेरी काली कलूटी और बदसूरत बेटी के लिए ऐसा रिश्ता भगवान की बहुत बड़ी कृपा से कम नहीं था। हमने उसकी शादी की और फिर कभी भी पलटकर उसकी खबर नहीं ली। अब तो मुझे बस अपने बेटे की शादी करनी थी, जैसा कि हर माँ की इच्छा होती है कि वो जल्द से जल्द अपने बेटे की शादी करें और पोते को अपनी गोद में खिलाएं। लेकिन मेरा बेटा तो घर आता ही नहीं था। मैंने जब रोहन को जज्बाती ब्लैकमेल करना शुरू किया तो वो आगे से कहने लगा कि अगर किसी ने मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया तो फिर वो हमेशा हमेशा के लिए सबकी ज़िंदगियों से चला जाएगा। आखिरकार मुझे हथियार डालना पड़े। अब मेरे घर में गहरा सन्नाटा था। मेरी सास अपने कमरे में रहती थी और मैं पूरे घर में इधर से उधर घूमती रहती थी। मेरी बड़ी बेटी अपने पति और बच्चों के साथ अमेरिका जा रही थी। अभी उसकी फ़्लाइट में कुछ समय था कि वो मुझसे कहने लगी कि मैंने सामने सड़क पर एक आदमी को चलते हुए देखा। सेम टू सेम रोहन जैसा था। पहले तो मैं यही समझी कि कोई और होगा, लेकिन जब मेरे बच्चे मामा मामा कहकर पुकारने लगे तो फिर मैंने भी ध्यान दिया, वो सच में रोहन ही था। लेकिन ये कैसे मुमकिन था, क्योंकि रोहन तो अमेरिका में है।
जैसे ही मैंने ये सब सुना तो मैं उलझन का शिकार हो गई और फौरन अपनी सास को बताया। वो कहने लगी कि उसका वहम होगा। मेरी बेटी कहने लगी कि मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती हैं। मैंने खुद रोहन को एक लड़की के साथ देखा था और सबसे बढ़कर उस लड़की ने एक छोटे से बच्चे को भी गोद में उठाया हुआ था। ये सब सुनकर मेरा दामाद हंसने लगा और कहने लगा, अमेरिका जाने की खुशी में तुम्हें हर तरफ अपना भाई नजर आ रहा है। उसकी बात पर हंसते हुए आगे की तरफ निकल गए। मेरी बेटी और दामाद अपने बच्चों के साथ अमेरिका में पहुंच गए। एक होटल में कमरा बुक कराया था। मेरे दामाद ने रोहन को फ़ोन किया तो उसने बताया कि मैं अभी ऑफिस में हूँ, कुछ ही देर में वापस आकर आपसे मिलता हूँ। अब मेरी बेटी को भी कुछ सुकून हो चुका था कि उसका भाई यहीं अमेरिका में है। लेकिन शाम को मेरी बेटी का फ़ोन आया। वो कहने लगी कि जब रोहन हमें मिला तो मैंने उसे बड़े गौर से देखा। तब मैं एकदम से उछल पड़ी। उसने वही सूट पहन रखा था जो कि इंडिया में पहना हुआ था। मैंने उसे समझाया कि तुम एंजॉय करने गई हो, वो करो, ज़्यादा इधर उधर अपना दिमाग मत लगाओ। मेरा बेटा अगर अमेरिका में है तो वो तुम्हें इंडिया में कैसे दिख गया। वो बेचारी मेरी ये बातें सुनकर हैरान तो बहुत हुई, लेकिन जब मैंने गौर किया तो महसूस हुआ कि सच में कुछ तो गड़बड़ जरूर है। पर मैंने अपने दिमाग से सारी बातें निकाली और कहा कि मेरा बेटा ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। और फिर ये कैसे मुमकिन है कि अभी वो इंडिया में था तो फिर इतनी जल्दी अमेरिका कैसे पहुंच गया। फिर मैंने अपने दिल को समझाया कि मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, वो मुझे धोखा नहीं दे सकता। लेकिन कुछ ही दिनों बाद मेरी बेटी का फिर कॉल आया। कहने लगी, मम्मी मैंने आज ही रोहन को एक लड़की के साथ देखा था। वो दोनों बहुत ही खुश लग रहे थे। लेकिन मम्मी उनके साथ जो लड़की थी वो बहुत ही बदसूरत थी और भाई उसके साथ इस कदर खुश थे कि जैसे उनकी पत्नी हो। अरे क्या कह रही हो, जानती हो क्या अमेरिका का कितना खुला माहौल है। वहाँ पर लड़के लड़की का मेल मिलाप बुरी बात नहीं समझी जाती। तुम भी ऐसी सोचों को अपने दिमाग से निकाल दो और मुझे भी सुकून से रहने दो। मेरी इस बात का सच में उस पर बहुत गहरा असर हुआ था। काफ़ी दिनों तक मुझे फिर उसकी कोई कॉल नहीं आई थी। इधर मैं भी भगवान का धन्यवाद करने लगी। लेकिन एक बात हमेशा ही मुझे तंग करती थी कि रोहन शादी के नाम से इतना चिढ़ता क्यों है। क्या कहीं कोई उसने सच में कोई लड़की तो पसंद नहीं कर रखी है। एक दिन यही सब बातें करने के लिए मैं अपनी सास के कमरे में गई। जैसे ही कमरे में दाखिल होने लगी मेरे कदम वहीं पर थम गए थे। मेरी सास किसी से फ़ोन पर बातें कर रही थीं कि तुम वापस आ जाओ, बस एक बार मेरे दिल को सुकून आ जाएगा। 45 साल बीत गए हैं तुम्हारी सूरत को देखे हुए, सिर्फ एक बार मुझसे आकर मिल जाओ, बस एक बार। और फिर मेरी सास की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। वो बार बार रुमाल से अपनी आंखें साफ कर रही थीं। ये सब देखकर मैं हैरान रह गई। आखिर वो किसे बुला रही थीं। मुझसे अब और ज़्यादा सहन नहीं हुआ और मैं जल्दी से कमरे के अंदर गई। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा तो फ़ोन को एक तरफ रख दिया और कहने लगी, तुम यहाँ क्या कर रही हो। अम्मा जी आप रो क्यों रही हैं। मैंने अचानक ही पूछा तो कहने लगी कि बस रोहन की याद आ रही है। कब से गया हुआ है और पलट कर भी नहीं देखा। उसे परवाह ही नहीं है कि उसकी दादी किस कदर उदास रहती हैं उसके बिना। मैंने भी कहा कि हाँ अम्मा जी मैं भी यही बात करने आई थी। आप ही रोहन को वापस बुलाएं और उसे समझाएं अब उसकी शादी कर देनी चाहिए। मेरी सास कहने लगी, हाँ मैं उसे मनाऊंगी, वो जल्दी ही वापस आए। उसी शाम को दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो एक पागल सा लड़का खड़ा हुआ था और मुझे देखकर बोला, तुम तो मज़े की ज़िंदगी बसर कर रही हो और तुम बहुत खुश हो। अपनी बदसूरत बेटी को एक ऊंचे घराने और बेहद खूबसूरत लड़के के साथ शादी कर दी है, तो क्या तुम्हारी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई है। अरे जाकर अपनी बेटी की खबर लो कि वो किन हालातों से गुजर रही है। अगर तूने अभी उसकी खबर न ली तो भगवान तेरे ऊपर कहर बरसाएगा। तू सारी उम्र माफ़ी मांगेगी लेकिन तुझे माफ़ी नहीं मिलेगी। मैं ये सब सुनकर हैरान हो गई कि पागल लड़का मेरी बेटी के ससुराल वालों को कैसे जानता है। मैंने उसे जवाब देने के लिए अभी कुछ सोचा ही था कि वो एकदम से चला गया। मैं सोचों के भंवर में फंस चुकी थी। पता नहीं नेहा किस हाल में होगी। मैंने भी तो उसकी शादी करने में बड़ी जल्दी की थी। मैं फौरन अपनी सास के कमरे में जाने लगी लेकिन दरवाजे को अंदर से कुंडी लगी हुई थी। मैं दूसरी तरफ से गई और खिड़की में से अंदर झांका तो ये देखकर हैरान रह गई कि मेरी सास संदूक निकाले बैठी हुई थी और उनमें से कुछ कपड़े निकाल कर बार बार देख रही थीं और फिर उन्हें आंखों से लगाती। उन कपड़ों के साथ एक तस्वीर भी थी जिसे वो बार बार चूम रही थीं और उस तस्वीर से बार बार माफ़ी मांग रही थीं। उनका पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। ये मेरी सास किसको याद करके इतना रो रही हैं। मेरे दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगे। मैं चुपचाप अपने कमरे में वापस आ गई और पूरी रात सोते जागते आंखों में ही गुजार दी। एक तरफ मेरी सास और दूसरी तरफ
सारी जिंदगी बेटी पर किए जाने वाले जुल्मों सितम की वजह से भगवान का डर मेरे दिमाग पर सवार हो गया था। मुझे अच्छे से पूरी रात नींद नहीं आई थी। आज ये सारी बातें मुझे बड़ी ही बेचैन कर रही थीं, मुझे सता रही थीं। मैंने सुबह होते ही सोच लिया था कि मैं आज नेहा की तरफ जरूर जाऊंगी। मैंने अम्मा को कहा कि आप भी साथ चलें। अचानक ही मेरी दोनों बड़ी बेटियां घर में दाखिल हुईं। मेरी अमेरिका वाली बेटी भी वापस आ चुकी थी। मैं बड़ी हैरान हुई कि ये क्यों आई हैं, क्योंकि घर में तो कोई फंक्शन भी नहीं था। वो दोनों मेरे पास आई। बड़ी बेटी जो कि अमेरिका गई हुई थी, उसका चेहरा मुरझाया हुआ था। पूछने पर भी कुछ नहीं बोली। फिर कुछ देर बाद कहने लगी कि मम्मी, रोहन ने शादी कर ली है। उसने हम सबसे ये बात छुपाई है। मैं हैरानी से उसका चेहरा तक रही थी। बहुत देर बाद बोली कि बेटा, तुम अपने भाई पर ये इल्ज़ाम क्यों लगा रही हो? अभी कल ही रात को मेरी उससे बात हुई है और वो कह रहा था कि जल्दी ही इंडिया हमेशा के लिए वापस आ रहा है। मेरी बेटी मेरी मुंह की तरफ देख रही थी और फिर अपना सर पकड़कर बैठ गई। कहने लगी, मम्मी, आप माने या ना माने, लेकिन मैं कह रही हूँ कि उसने शादी कर रखी है। मैंने अपनी बेटी की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और कह दिया कि आज तो मुझे नेहा के घर जाना है, बहुत ज़रूरी काम है, तुमसे वापस आकर बात करती हूँ। मैं और मेरी सास गाड़ी में बैठे। अम्मा हमेशा की तरह आज बिल्कुल भी नहीं बोल रही थीं, बल्कि पूरा रास्ता ही खामोश रहीं। लगभग 1 घंटे के सफ़र के बाद हम लोग नेहा के घर के सामने पहुँच चुके थे। अम्मा जी पहली बार पोती की ससुराल में आई हुई थीं। ऐसे शान शौकत वाला बंगला हमारे पूरे खानदान में किसी का भी नहीं था। हम दोनों को नौकर ने बताया कि घर में इस समय सिर्फ छोटी मालकिन है, बाकी लोग कुछ देर के बाद आएंगे। मैंने कहा कि हम इंतज़ार कर लेते हैं। जैसे ही हम लोग घर के अंदर दाखिल हुए तो अम्मा अंदर की चमक दमक में ही खो गई थीं। हमारी बदसूरत सी बेटी के ऐसे नसीब भी हो सकते हैं, हम लोगों ने सोचा नहीं था। हम लोग एक रूम में बैठे हुए थे कि अचानक अम्मा की नज़र दाएं तरफ वाली दीवार पर लगी एक औरत की फोटो पर जाकर रुक गई थी। उसे देखते ही अम्मा के चेहरे के रंग बदलने लगे थे। वो कहने लगी कि जल्दी से घर चलो, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। तभी अंदरूनी कमरे से एक औरत बाहर निकली, लेकिन वो पूरी तरह चादर में ढकी हुई थी। उसने अपना चेहरा भी छुपा रखा था। अम्मा जैसे तैसे खुद को संभाले बैठी हुई थीं। उस औरत ने अपनी बहू को आवाज़ दी तो मेरी बेटी किसी रानी की तरह कमरे में दाखिल हुई थी। उसका रहन सहन देखकर मैं दंग रह गई थी। कहीं से भी नहीं लग रही थी कि मेरी ये वही बदसूरत बेटी है जिससे मैं इतनी नफरत करती थी। आज तो उसके चेहरे पर अनोखी ही चमक थी, बहुत ही सुंदर लग रही थी। अम्मा जल्दी जल्दी यहाँ से जाना चाहती थीं, लेकिन चादर में छुपी हुई औरत बोली कि अम्मा, इतनी जल्दी भी क्या है, आप बैठे हैं, कुछ देर में सारे लोग आ जाएंगे, सबसे मिलकर ही जाना। फिर वो औरत कहने लगी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें हीरे जैसी बहू दी है। ये बहुत ही अच्छी है। इसने तो हमारे घर में आकर हमारे घर को 4 चांद लगा दिए हैं। उस औरत की बात सुनकर मैं शर्म से पानी पानी हो रही थी। क्या मैं सच में नेहा की माँ हूँ, जिसने कभी उसे प्यार से गले लगाया ही नहीं? हम लोग बैठे बातें कर रहे थे कि दरवाजे से एक लड़की दाखिल हुई। लड़की की गोद में एक बच्चा भी था, जो बहुत ही काला और बदसूरत था। लेकिन उसको देखते ही नकाबपोश औरत ने उसे गोद में लेते हुए उस पर सदके बारी जाने लगी थी। मैंने तो मुंह दूसरी तरफ कर लिया था कि भला ऐसे बच्चे को कौन प्यार कर सकता है। औरत मेरी ही तरफ देख रही थी। फिर वो एकदम से उठी और बच्चे को मेरी गोद में डाल दिया। मैं ऐसे उछली जैसे कोई सांप मेरी गोद में गिर गया हो। अरे क्या हुआ? अपने खून से कौन दूर भागता है? मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई कि मेरी बेटी 3 महीने में ही कैसे माँ बन सकती है। लेकिन मेरी बेटी की सास कहने लगी कि नानी बनने के लिए तो आपको अभी इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल आप दादी बन चुकी हैं। उस औरत की बात सुनकर मुझे एकदम से गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, ये आप क्या कह रही हैं? वो कहने लगी कि ये आप ही का खून है, मतलब कि ये आपका पोता है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो रोहन मेरे पीछे खड़ा था, जिसे देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मैं आगे बढ़ी जिससे कि मैं उससे पूछूं कि तुमने यहीं मुंह काला करना था। जैसे ही मैं आगे बढ़ी, उस औरत ने अपने चेहरे पर पड़ी चादर हटा दी थी। मेरी सास उसे देखकर एकदम से सख्ते में आ गई थी। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, ये सब कुछ क्या है? अम्मा जी, ये सब कुछ क्या हो रहा है? मुझे कुछ तो बताएं। मेरी सास ने जो कहानी सुनाई उसे सुनकर मुझे एहसास हुआ कि मैं भी तो जाने अनजाने अपनी सास के ही नक्शे कदम पर चल रही थी। बल्कि मैं तो अपनी सास से भी गई गुजरी थी। मैंने तो खुद की अपनी बच्ची को ही अपनी नफरत का निशाना बनाया था। मेरी सास ने बताया कि उनके 3 बच्चे थे, 2 बेटियां और 1 बेटा। तीनों ही बच्चे बहुत ही खूबसूरत थे।
उनके घर में काम करने वाला एक नौकर था जिसकी पत्नी बच्चे की पैदाइश पर मर गई थी और उसने अपनी छोटी सी बच्ची को अपने सीने से लगाकर पाला था। लेकिन वो बच्ची बहुत ही काली और बदसूरत थी। लेकिन फिर भी मेरी सास का नौकर रामू अपनी बच्ची को अपनी जान से ज़्यादा चाहता था। एक दिन रामू ज़्यादा ही बीमार पड़ गया। उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। तब उसने अपनी 7 साल की मासूम बच्ची निशा को मेरे ससुर के हवाले करते हुए कहा था कि मेरी इस बच्ची का आपके सिवा दुनिया में कोई नहीं है। मेरे बाद बस मेरी बच्ची का ख्याल रखना, भगवान आपको इसका फल जरूर देगा। मेरे ससुर ने अपने नौकर की बच्ची निशा को गले लगा लिया था और रामू को विश्वास दिलाया था कि मैं निशा को अपनी बच्ची की तरह पालूंगा। लेकिन मेरी सास को निशा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी क्योंकि वो बहुत ही काली और बदसूरत थी। जब मेरी सास के बच्चों के साथ निशा खेलती तो वो अलग से ही दिखाई देती थी। ज़्यादातर लोग निशा को मेरी सास की ही बच्ची समझते थे और मेरी सास को बहुत ही हैरान होकर पूछते, क्या ये भी आपकी ही बच्ची है? मेरी सास को मजबूरन निशा को अपनी ही बच्ची बताना पड़ता था क्योंकि मेरे ससुर ने सख्ती से कह रखा था कि निशा आज से हमारी ही बच्ची है। लेकिन मेरी सास किसी भी तरह निशा को स्वीकार नहीं कर पा रही थी और फिर उन्होंने एक दिन एक भिखारी की गोद में निशा को डाल दिया, साथ ही ढेर सारे रुपये भी डाल दिए। कहा, इसे अपने साथ ले जाओ और उसकी परवरिश करना, लौटकर इसे कभी मेरे घर लेकर मत आना। और जब मेरे ससुर को ये बात पता चली तो उन्हें बहुत ही सदमा लगा था। उन्होंने मरते हुए रामू से वादा किया था कि इस बच्ची का ध्यान रखेंगे, लेकिन मेरी सास ने उनका ये मान तोड़ दिया था। मेरे ससुर गुस्से से घर छोड़कर चले गए और आज तक लौटकर नहीं आए थे। मेरी सास ने अकेले ही अपने बच्चों की परवरिश की और उनकी शादियां की। लेकिन मेरी सास को बाद में बहुत एहसास हुआ कि उन्होंने बहुत ही गलत किया था। उन्होंने अपने पति को खो दिया था। अब रोज रो रो कर अपने पति से माफ़ी मांगती हैं और उनके लौट आने की दुआएं करती हैं। और आज जब मेरी सास ने नेहा की सास को देखा तो इसीलिए वो दंग रह गई थीं, क्योंकि नेहा की सास निशा ही थी। निशा के चेहरे पर लगा वो बदसूरत दाग मेरी सास ने पहचान लिया था। मेरी सास ने जब ये कहानी सुनाई तो हम सब अपनी जगह हैरत से मुंह खोले अपनी सास की ये कहानी सुन रहे थे। नेहा की सास आगे बढ़ी और वो मेरी सास से बोली, माँ जी, आपने मुझे जिस भिखारी को दिया था उसने मुझे अपनी बेटी बनाकर पाला। भगवान ने मेरी किस्मत ऐसी चमकाई कि आपके दिए हुए पैसों से उन लोगों ने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया था और वो बाद में बहुत ही ज़्यादा फला फूला। मेरी शादी हुई और फिर मेरे 2 बच्चे हुए। बेटा तो बहुत ही खूबसूरत था लेकिन मेरी बेटी सांवले रंग की थी। लेकिन फिर भी मुझे मेरी बेटी बहुत ही प्यारी थी। बच्चे चाहे काले हों या गोरे अपने माँ बाप की जान होते हैं। मेरी बेटी जिस कॉलेज में पढ़ती थी उसमें आपका पोता रोहन भी पढ़ता था और वो मेरी बेटी से मोहब्बत कर बैठा। उन दोनों की शादी को काफ़ी समय हो चुका है और उनका एक बेटा भी है। और जब रोहन ने मुझे बताया कि उसकी एक बहन है और उसके रंग रूप की वजह से उसकी माँ उसे पसंद नहीं करती तो मुझे अपना बचपन याद आ गया था। मैंने रोहन से उसकी बहन की फ़ोटो मांगी। उसने पूरी फैमिली फ़ोटो दिखाई थी जिसमें मैंने सब लोगों को देखा तो रोहन की दादी को मैंने पहचान लिया था। मैंने उसी समय फैसला किया कि मैं अपने बेटे से रोहन की बहन की शादी करूंगी। कहीं ऐसा ना हो कि कल को अतीत फिर से दोहराया जाए और पता नहीं नेहा से पीछा छुड़ाने के लिए उसे किसके पल्ले बांध दिया जाए। आज मैं नेहा को अपनी आंखों का तारा बनाकर रखती हूँ। मेरा बेटा भी नेहा को बहुत मोहब्बत करता है। मेरी सास तो नेहा की सास के कदमों में गिर गई थीं। कहने लगी, निशा मुझे माफ़ कर दो, एक तुम ही हो जो मेरे पति को वापस बुला सकती हो। आज 45 साल गुजर चुके हैं लेकिन उन्होंने मुझे माफ़ नहीं किया। अगर तुम चाहो तो तुम्हारे सिर्फ एक बार कहने से ही वो वापस आ जाएंगे। और फिर नेहा की सास ने मेरी सास को माफ़ कर दिया। उन्होंने उसी समय फ़ोन करके मेरे ससुर से कहा कि अब वो आप सबको माफ़ कर दें और घर वापस आ जाएं। मेरे ससुर ने भी मेरी सास को माफ़ कर दिया था और घर वापस आने का वादा किया था। मुझे भी अपनी गलती का एहसास हुआ था कि मैंने अपनी बच्ची का बचपन कितनी बुरी तरीके से इग्नोर कर दिया था। लेकिन अब मैं ये गलती दोबारा नहीं करूँगी। मैंने अपने पोते को सीने से लगा लिया। भले ही उसका रंग सांवला था, वो बदसूरत था, लेकिन मेरा खून था, मेरा पोता था। मैं रोहन को और अपनी बहू को अपने घर ले आई। हमारी फैमिली में अब खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। नेहा अपने परिवार में खुश थी और मेरा बेटा रोहन अपनी पत्नी के साथ खुश था। चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थीं जिसे देखकर मेरा दिल गदगद हो जाता है। लेकिन आज भी जब उस पागल लड़के के बारे में याद करती हूँ जिसने मुझे एहसास दिलाया था कि जाकर अपनी बेटी की खैर खबर ले, तो आज भी मेरा दिल कांप जाता है। हो न हो वो भगवान के द्वारा भेजा गया कोई दूत था जिसने मुझे मेरी गलती का एहसास कराना था और मेरी सास को भी माफ़ी का मौका देना था।
तभी तो भगवान ने ये लीला रचाई थी और पागल के भेष में अपना एक दूत मेरे दरवाजे पर भेजा था। भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। मैंने अपने भगवान को धन्यवाद करती हूँ जिसने मेरे परिवार में इतनी सारी खुशियाँ दी हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी को लेकर एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी में।